जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज हम भूगोल के 23वें पाठ में बात करेंगे राजस्थान में सिंचाई यानी इरिगेशन पर, जिसमें हम सिंचाई के प्रमुख साधनों पर बात करेंगे। उसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनकी बात करेंगे और साथ में राजस्थान में सिंचाई विकास के लिए हम अपने सुझाव क्या दे सकते हैं उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं भी इरिगेशन कहते किसे हैं, सिंचाई कहते किसे हैं, उसकी परिभाषा से। तो देखिएगा, वर्षा के अभाव में फसलों को कृत्रिम तरीके से जल प्रदान करने की क्रिया को सिंचाई कहा जाता है। कृत्रिम तरीके से जल प्रदान करने की क्रिया को सिंचाई कहा जाता है। जब बारिश नहीं होती है तभी हम ऐसे कार्य को करते हैं और उसे इरिगेशन कहा जाता है। तो ये तो हुई परिभाषा की बात। अब यहां दो प्रश्न और बन जाते हैं छोटे। वो क्या है कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई करने वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, जहां सबसे ज्यादा इरिगेशन होता है। तो सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला जिला है श्री गंगानगर। श्री गंगानगर के अंतर्गत सर्वाधिक सिंचाई है वो की जाती है। तो सर्वाधिक की बात की है तो न्यूनतम की बात भी यहां पर कर लेते हैं भी। सबसे कम सिंचित क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो वो है राजसमंद। तो ध्यान दीजिए, सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला जो जिला है वो श्री गंगानगर है और न्यूनतम यानी सबसे कम सिंचित क्षेत्र वाला जो जिला है वो राजसमंद है। तो परिभाषा और दो छोटे प्रश्नों के बाद अब अगले प्रश्न पर बात करते हैं भी। सिंचाई के प्रमुख साधनों के नाम बताइए। सिंचाई के प्रमुख साधन, तो सिंचाई के प्रमुख साधन में है एक तो अपना कुएं और नलकूप, दूसरा आता है नहरें और तीसरा आता है तालाब। तो कुएं और नलकूप, नहरें और तालाब हमारे मुख्य सिंचाई के साधन हैं। यह भी एक प्रश्न बनता है। अब एक एक करके इनसे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों की बात कर लेते हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कुएं और नलकूप यानी ट्यूबवेल की बात हम यहां पर कर लेते हैं। तो पहली बात तो ये समझिए कि हमारे राजस्थान राज्य का सबसे महत्वपूर्ण सिंचाई का साधन है, सबसे इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा इसी से ही सिंचाई है वो राजस्थान राज्य में होती है। और कितनी है? हमारे स्टेट में 66% यानी 66% भाग पर सिंचाई कुएं और नलकूप द्वारा होती है। अब बात करें भी 66% भाग में सबसे ज्यादा है तो किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा होती है? तो सर्वाधिक कुएं और नलकूप द्वारा जो सिंचाई है वो जयपुर और अलवर डिस्ट्रिक्ट में होती है। सर्वाधिक जयपुर और अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत कुएं और नलकूप द्वारा यहां सिंचाई होती है। और एक और प्यारा प्रश्न बनता है वो है थार का गड़ा। ध्यान दीजिए, थार का गड़ा किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं? अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये प्रश्न है वो आता रहा है। देखिए, थार का गड़ा कहा जाता है चांदन गांव को। चांदन के अंदर एक नलकूप है और चांदन किस डिस्ट्रिक्ट में है ये भी ध्यान रखिए, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में। चांदन गांव है वो जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है। तो वहां पर चांदन गांव में जो नलकूप लगा है, गांव के नाम से ही चांदन नलकूप कह दिया, वहां पर मीठा पानी मिलता है। तो मीठे पानी की उपलब्धता के कारण जैसलमेर जिले का चांदन नलकूप थार का घड़ा कहलाता है। बहुत प्यारा प्रश्न है भी, थार का घड़ा किसे कहते हैं? चांदन नलकूप को, जो किस डिस्ट्रिक्ट में है? जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में है। थार का घड़ा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर मीठा पानी उपलब्ध है। तो ये भी आप छोटे वाले प्रश्नों के रूप में इनको ध्यान रखिए। अब बात करते हैं सिंचाई का दूसरा अपना प्रमुख साधन और वो है नहरें। नहरें किससे निकाली जाती है? बांध बनाकर या नदियों से नहरें निकाली जाती है। हमने कहा कुएं और नलकूप से सिंचाई राज्य में 66% भाग पर होती है। तो नहरों द्वारा सिंचाई है वो 33 यानी 33% भाग पर सिंचाई। राजस्थान राज्य में 33% भाग पर सिंचाई है वो नहरों द्वारा, केनाल द्वारा की जाती है। और नहरों में सिंचाई में
अगर प्रथम स्थान वाले डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो वो श्री गंगानगर ही है। श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट, जिसमें हमने यहां भी कहा था राजस्थान का सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला कौन सा है, तो वो गंगानगर है। और राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचाई करने वाला जिला भी कौन सा है, गंगानगर है। ठीक है, तो राजस्थान का नहरी सिंचाई में प्रथम स्थान वाला जिला है वो श्री गंगानगर है, और नहरों द्वारा सिंचाई है वो 33% भाग पर है, वो इसके द्वारा ही की जाती है। तो 66 और 33 लगभग 99% हो गए। अब बात करते हैं अगले प्रमुख साधन की, तो वो है अपना पौंड यानी तालाब। और तालाब द्वारा राजस्थान राज्य में 0.7% भाग पर सिंचाई की जाती है, 0.7। तो यानी 66 और 33 99.07 हो गया, तो 0.03 है वो किसी अन्य साधनों द्वारा है वो सिंचाई है वो की जाती है। 0.3 में हम अन्य साधनों द्वारा सिंचाई वाली बात आ जाती है। तो राज्य के 0.7% भाग पर सिंचाई है वो तालाब द्वारा की जाती है। अब बात यह आती है कि तालाब द्वारा सिंचाई राजस्थान राज्य के किस भाग में सबसे ज्यादा होती है, तो ध्यान दीजिए दक्षिणी राजस्थान और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग में तालाब द्वारा सिंचाई है वो सबसे ज्यादा होती है। और तालाब द्वारा सिंचाई में प्रथम स्थान की बात करूं तो वो डिस्ट्रिक्ट है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में तालाब द्वारा सिंचाई सबसे ज्यादा होती है। और 2 नंबर पे आता है उदयपुर। तो उदयपुर 2 नंबर पे आता है तालाब से सिंचाई में, और भीलवाड़ा है वो प्रथम स्थान पर आता है। अब ये तो हुई सिंचाई क्या है, सिंचाई के प्रमुख साधन और उनसे जुड़े हुए तथ्यों की बात। और अब हम समझते हैं भी राजस्थान में सिंचाई के विकास के लिए कौन से सुझाव है वो हम अपनी तरफ से दे सकते हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न भी बनता है। राजस्थान में सिंचाई विकास हेतु अपना पहला सुझाव है वो ये है भी राज्य में उपलब्ध जल का सर्वाधिक संरक्षण आवश्यक है। राज्य में उपलब्ध जल का, चाहे वो भूमिगत जल है चाहे सतही जल है, उसका संरक्षण है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। ये हमारा पहला सुझाव है। दूसरा है भूजल यानी भूमिगत जल का। भूमिगत जल का उपयोग पूरी सतर्कता से किया जाना चाहिए, सावधानी से किया जाना चाहिए, वेस्टेज नहीं होना चाहिए। और तीसरा सुझाव है अपना कि जल रिसाव और वाष्पन, क्योंकि खुला पानी है तो भाप बनकर उड़ता जाएगा, और जल रिसाव इधर उधर अननेसेसरी बह जाना, तो जल रिसाव और वाष्पन से होने वाली जल हानि को कम करने के लिए आधुनिक तरीकों को अपनाना होगा। अपने जो पानी लाते हैं हम खेतों में, जैसे हमारे यहाँ पर बोलते हैं उसको खाड़ा बोलते हैं, तो उसको पक्का करना, और प्लस पाइपलाइनों से भी पानी लाया जा सकता है। ये आधुनिक तरीके हो सकते हैं। तो जल रिसाव और वाष्पन से होने वाली जल हानि को कम करने के लिए आधुनिक तरीकों को हमें अपनाना चाहिए। और अगला सुझाव हो सकता है कि फुहारा सिंचाई और बूंद बूंद सिंचाई विधियों का उपयोग करके हम जल की बचत कर सकते हैं। तो जल की बचत करनी चाहिए। और उसके बाद हम बात करें तो जो भूमिगत जल है और चाहे सतही जल है, भूमिगत जल और सतही जल को मिलाकर सिंचाई करनी चाहिए, दोनों को मिलाकर। और बहुत से किसान ऐसे करते भी हैं, जैसे मेरे क्षेत्र में भी ऐसा करते हैं। जैसे हमारे यहाँ क्या है, हर खेत की जमीन के हिसाब से बारी बंदी होती है, भी इतने टाइम आपको नहर का पानी है वो उपलब्ध रहेगा, तो उस हिसाब से पानी मिलता है। तो कुछ किसान क्या करते हैं, ट्यूबवेल को साथ में चला लेते हैं, तो नहर का पानी भी आ रहा है और ट्यूबवेल का पानी भी, तो दोनों को मिलाकर सिंचाई कर लेते हैं, तो उससे भी उस किसान को फायदा होता है। तो भूमिगत जल और सतही जल को मिलाकर सिंचाई है वो करनी चाहिए। उसके अलावा अगले छठे सुझाव पर बात करें तो जो जल मार्ग है, जिन खाड़ों से पानी आता है, जल मार्गों और खेत की नालियों की लाइनिंग को प्राथमिकता से पूरा करना चाहिए, अच्छे से उनको पक्का कर लेना चाहिए। ठीक है।
और अगला सुझाव है कि राज्य की परिस्थिति के अनुसार, जैसे अपने राजस्थान की बात करें तो यहाँ पानी की समस्या रहती है, तो अपने लिए तो ये पॉइंट और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि राज्य की परिस्थिति के अनुसार कम जल खपत वाली फसलें बोई जानी चाहिए। तो हमें जैसे चावल हो गया, गन्ना हो गया, इनके लिए अधिक पानी की जरूरत होती है, तो हमें ऐसी फसलों को नहीं बोना चाहिए जिसमें पानी की ज़्यादा खपत होती है। उसके स्थान पर कम जल खपत वाली फसलें हैं वो बोई जानी चाहिए, तो वो भी सिंचाई में हमें लाभदायक रहेगी। उसके अलावा अगला सुझाव हम दे सकते हैं कि वर्षा के जल को खेत में मेड़ बनाकर रोक लेना चाहिए। डोलियां बोलते हैं जैसे हमारी साइड में, तो उनको बनाकर भी बारिश हो रही है तो वो पानी आगे से आगे नहीं बहे, तो मेड़ बनाकर उसको रोक लेना चाहिए और किसी उचित स्थान पर पक्की डिगी या टांका है वो बना लेना चाहिए और वहां पर पानी को एकत्रित करके फिर बाद में मोटर से उसको खेत में सिंचाई है वो कर देनी चाहिए। तो ये भी एक अच्छा सुझाव हो सकता है। पुनः बात करें तो वर्षा के जल को खेत में मेड़ बनाकर रोकना चाहिए और पक्के टांके या डिग्गी में उसे एकत्रित है वो कर लेना चाहिए। और अगला सुझाव है कि चालू परियोजनाओं पर अधिक ध्यान देना चाहिए। करंट में जो भी सिंचाई को लेकर हमारी जो प्रोजेक्ट परियोजनाएं जो चल रही है, पहले प्राथमिकता उनकी ही रहनी चाहिए, उनको अच्छे से कंप्लीट करें। कई बार क्या होता है, एक प्रोजेक्ट चल रहा है साथ में और चला लिया, तो वो कोई भी प्रोजेक्ट है वो कामयाब है वो नहीं हो पाता। तो इसलिए हमारा जो चालू प्रोजेक्ट है, करंट जो प्रोजेक्ट है वो चल रहा है, उस पर अधिक ध्यान देना चाहिए। और अंतिम है कि नई योजनाओं को चयनित आधार पर स्वीकार करना चाहिए। नया प्रोजेक्ट है वो सोच समझ कर ही और एक क्रम से एक प्राथमिकता निर्धारित करते हुए ही उसका चयन है वो करना चाहिए। तो ये हमारे बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बात करूं तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और संभावना रहेगी 3 नंबर का आने की भी। राजस्थान में सिंचाई विकास हेतु आप अपने सुझाव दीजिए। तो मैं आपको सलाह दूंगा 10 तरीके से लिखे हैं, आप भी इसके अकॉर्डिंग इसके अलावा भी लिख सकते हो, बस उसका अर्थ सही निकलना चाहिए और कम से कम 6-7 पॉइंट तो आपके पक्के तरीके से याद होने चाहिए। हमेशा ही हम ज़्यादा क्यों याद रखते हैं, क्योंकि मानव प्रवृत्ति है भूलने की, तो हम कहीं भूल जाते हैं, तो इसलिए हमें क्या है 6 नहीं हम 10 पॉइंट याद कर लेते हैं। बाई चांस ऑन द स्पॉट परीक्षा में याद भी नहीं रहा तो चलो अपने 10 में से अगर 6 पूछे हैं तो 6 लिख देंगे। जब याद ही 6 करोगे तो संभावना रहेगी फिर आप भूल जाओगे। तो इसलिए इनको रट्टे मारने की बजाय मैं आपको सलाह दूंगा, आप थोड़ा सा समझ विकसित करते हुए अपनी भाषा में इसको समझते हुए याद रखिएगा और लंबे टाइम तक ये चीज़ है वो आपके याद रहेगी। तो ये तो था अपना सिंचाई वाला टॉपिक, जिसमें सिंचाई के साधनों की बात की और सिंचाई के विकास में अपने सुझावों की बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान की कुछ प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर, प्रोजेक्ट पर बात कर लेते हैं। तो मैंने एक शब्द बोला है बहुउद्देशीय परियोजनाएं, तो सबसे पहले तो मैं आपको इसकी परिभाषा ही बताना चाहूंगा। पाठ्य पुस्तक में नहीं दी है लेकिन बोर्ड परीक्षा में ऐसी बात पूछी जा सकती है, क्योंकि +2 के विद्यार्थी हो और आपसे उम्मीद रखी जाती है भी ऐसी बेसिक बात आप बच्चों के जरूर समझ में आई हुई होगी। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं भी बहुउद्देशीय परियोजनाएं किसे कहते हैं। नाम से स्पष्ट है, आप देखिए बहु प्लस उद्देश्य, बहु यानी बहुत से, यानी जिस चीज के एक से अधिक हमारे उद्देश्य होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, उनको कहा जाता है। तो यहां हमारे सिंचाई पानी की बात हो रही है तो उस संदर्भ में हम लिखेंगे कि वे नदी घाटी योजनाएं जिनके एक से अधिक उद्देश्य हो उन्हें बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा जाता है। जैसे सिंचाई, तो हम नदी नहरों का इस्तेमाल सिंचाई के लिए करते हैं। पेयजल हो गई, जल विद्युत यानी बिजली बनाने में, पर्यटन में हो सकता है, मत्स्य पालन मछली पालन के लिए हो सकता है। तो हमारे उसके लिए उद्देश्य कई हो गए, सिंचाई, पेयजल, जल विद्युत, पर्यटन आदि। तो इस आधार पर हम उन परियोजनाओं को बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा जाता है। अब अगला प्रश्न आता है कि राजस्थान की प्रमुख 4 परियोजनाओं को बताइए, वो प्रोजेक्ट जिसके अंदर राजस्थान का हिस्सा भी है। तो ये भी आपको चारों नाम अच्छे से याद होने चाहिए। वो है एक तो अपना चंबल परियोजना, चंबल प्रोजेक्ट,
इसके बारे में हम आगे के वीडियो में डिटेल भी पढ़ेंगे, चंबल प्रोजेक्ट के बारे में। दूसरा है अपनी माही बजाज सागर परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना, तो माही के बारे में भी हम आगे डिटेल पढ़ेंगे। तीसरा है भाखड़ा नांगल परियोजना और चौथा है व्यास परियोजना। ध्यान दीजिए, ये 4 राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, जिसमें चंबल परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना और व्यास परियोजना है। इन चारों को तो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, इन्हें बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उद्देश्य एक से ज्यादा है, सिंचाई है, पेयजल है, विद्युत है, ये सारे, और पर्यटन की दृष्टि से भी लोग देखने भी आते हैं इनको, तो उस कई उद्देश्य हैं, इसलिए इनको बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा जाता है। अब आपसे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है, ये तो बहुउद्देशीय, इसके अलावा राजस्थान की कुछ बड़ी, राजस्थान की वृहद परियोजनाएं भी चलती है, तो उनको भी हमें ध्यान में रखना है। ये आपके 10 दी हुई है, उसके अलावा भी और बहुत सारी हैं, तो ज़्यादा नहीं तो 5-7 नाम आप जरूर याद रख लीजिएगा, इनके भी ध्यान दीजिए। ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, बहुउद्देशीय में आप वृहद वाला नाम नहीं लिखेंगे, ये ध्यान रख लीजिएगा। राजस्थान की वृहद परियोजनाओं की बात करें तो 1 नंबर का एक प्यारा प्रश्न है, बिशलपुर परियोजना। बिशलपुर, जयपुर वाले तो समझ गए होंगे, जयपुर टोंक वाले तो पानी मिलता है भी आपको पीने के लिए यहीं से। बिशलपुर परियोजना की बात करें तो ये राजस्थान राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। तो ये 1 नंबर का अच्छा प्रश्न बनता है कि राजस्थान राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, वो कौन सी है? तो उसका नाम है बिशलपुर परियोजना है। बिशलपुर बांध बनाकर वहां से जयपुर को पानी है वो सप्लाई किया जाता है पीने का। दूसरी है अपनी इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। देखिए आगे हमारे 3 परियोजना डिटेल में है, चंबल है, माही है और इंदिरा गांधी नहर है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना होगी, चौथा अपना अगली तीसरी गंग नहर परियोजना होगी, चौथा अपना भरतपुर नहर परियोजना होगी, सिद्धमुख नोहर परियोजना हो गई, नर्मदा नहर परियोजना होगी। नर्मदा नहर बाड़मेर और जालोर को जो पानी मिल रहा है वो नर्मदा नहर प्रोजेक्ट के माध्यम से ही मिल रहा है राजस्थान को। जाखम परियोजना होगी, जाखम नदी से संबंधित। इसरदा परियोजना हो गई, गुड़गांव नहर आ गई और भिखाबाई सागवाड़ा नहर, भिखाबाई सागवाड़ा माही जो नहर है उसकी बात आ गई। तो ये राजस्थान की 10 वृहद बड़ी परियोजनाएं हैं और ये 4 हैं वो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। इसके अलावा भी राजस्थान में और कई योजनाएं, जैसे जवाई जो परियोजना है वो जवाई नदी से संबंधित, मेजा बांध बना हुआ है, मेजा परियोजना हो गई। पांचना बांध वाली आपको याद हो, करौली साइड वाले बच्चों को अच्छे से, करौली में पांचना बांध हो गया। मानसी वाकल परियोजना हो गई, पार्वती परियोजना हो गई, गंभीरी नदी पर बनाए गंभीरी परियोजना हो गई, ओराई परियोजना हो गई। तो इन वृहद परियोजनाओं के साथ साथ ये परियोजनाएं भी है वो चल रही है। तो ये तो था अब राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजनाएं कौन सी है और राजस्थान की वृहद परियोजनाएं कौन सी है, उनका एक संक्षिप्त जानकारी यहाँ पर हमने की है। ये भी 1-1 2-2 नंबर में आपसे पूछी जा सकती है, इसलिए हमने यहाँ पर चर्चा की है। अब आगे के जो वीडियो क्लासेस में जब हम इन्हीं टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे तो हमारे राजस्थान की जो मैंने कहा 3 प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं हैं वो विस्तार से हम पढ़ेंगे, जिसमें हम इंदिरा गांधी नहर परियोजना, चंबल नहर परियोजना और माही नहर परियोजना है, जो माही परियोजना है, चंबल परियोजना, माही परियोजना और इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये 3 बड़ी परियोजनाएं हैं वो हमारे सिलेबस में हैं। मैंने एक बार फिर आपको कहना चाहूँगा, इन तीनों पाठ में 23, 24, 25 में अनइम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। हर बात अपने आप में एक दूसरे से और ज़्यादा इम्पोर्टेंट निकल के आती है। तो अगली जो अपनी वीडियो क्लास होगी उनमें इन्हीं जो हमारी सिंचाई की जो 3 प्रमुख परियोजनाएं हैं उनको लेकर हम अगली क्लास लेंगे। तब तक आप इन जो 2 टॉपिक अपने हो चुके हैं, जल संसाधन, जल संरक्षण वाला और सिंचाई वाला, जो बेसिक चीज़ है वो हो गई है। इनको आप अच्छे से वीडियो को सुनिएगा और अपने जो आपकी ज्योग्राफी की कॉपी है उसमें नोट्स फॉर्म में इनको उतारिएगा और अपने टीचर से इनकी जांच भी करवाइएगा। तो इसी प्रकार मेरे साथ बने रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक
जय हिंद, जय भारत।